हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमने पीछे भी एक वीडियो डाला था इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। उसमें हमारा टॉपिक था लर्निंग एंड एक्विजिशन। उसके हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। इसी सीरीज में आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के सिद्धांत। मान लो कोई भाषा शिक्षण है, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो कि पिछले पेपरों में भी आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, चिल्ड्रन शुड बी डिफरेंशिएटेड एज बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर 2, सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स। नंबर 3, रिस्पेक्टफुल अप्रोच टूवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स। नंबर 4, प्रमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स, जो स्कूल का जो हमारा क्यूरिकुलम है उसमें जो अगर टॉपिक है जेंडर सेंसिटाइजेशन, तो इससे क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स, स्कूल क्यूरिकुलम में जेंडर सेंसिटाइजेशन से अभिप्राय है रिस्पेक्टफुल अप्रोच टूवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स को डिफाइन करने के लिए अप्रोच कैसी होनी चाहिए? रिस्पेक्टफुल अप्रोच। तो रिस्पेक्टफुल अप्रोच towards defining gender roles is our correct answer. So option 3 is right. Now our next question. The question, how will I achieve my teaching goal in the design of a language instruction which helps the teacher to keep the lesson on target is are the options हैं हमारे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड मेथोडोलॉजी, थर्ड इवेल्युएशन एंड फोर्थ डॉक्यूमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन, प्रश्न, हाउ विल आई अचीव माई टीचिंग गोल, कि कैसे मैं अपने टीचिंग के जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है टीचिंग का, उसको मैं प्राप्त करूँगा इन द डिजाइन ऑफ ए लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, भाषा निर्देश के डिजाइन में, विच हेल्प्स द टीचर, जो टीचर की सहायता करता है, टू कीप द लेसन ऑन टारगेट, कि लेसन जो टारगेट पर रहे, यानी टारगेट से लेसन भटके नहीं। वो क्या है? तो वो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है वो? ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डैश इज द पर्टिकुलर वे अ लर्नर प्रेफर्स टू लर्न अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। डैश जो है एक पर्टिकुलर वे है, एक विशेष तरीका है जो कि लर्नर प्रेफर करता है, पसंद करता है। किस लिए? टू लर्न अ सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज, दूसरी भाषा या विदेशी भाषा को सीखने के लिए। तो वो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कौन सी अप्रोच है ऑप्शन पढ़ने के बाद। फर्स्ट है कॉग्निटिव स्टाइल, सेकंड कॉग्निटिव प्रोसेस, थर्ड बिहेवियरिस्ट अप्रोच और फोर्थ है लिटरल अप्रोच। तो स्टूडेंट, literal approach is the particular way a learner prefers to learn a second or foreign language. Our option 4 is correct, that is literal approach. Now our next question, the focus is on using the language rather than the analysis of the language and grammar is taught implicitly rather than explicitly. Options हैं, A direct approach, number 2 communicative approach, नंबर 3 ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फर्स्ट स्ट्रक्चरल मेथड। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 38 क्वेश्चन क्या कहते हैं। द फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज, जो फोकस है, जो केंद्र है, वो है भाषा के प्रयोग पर। रादर देन एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज, बजाय कि लैंग्वेज के एनालिसिस पर और ग्रामर के एनालिसिस पर, इज टॉट इम्प्लिसिटी रादर देन एक्सप्लिसिटी, कि उसको टॉट किया जाता है इम्प्लिसिटी बजाय कि एक्सप्लिसिटी। तो ये जो फोकस होता है स्टूडेंट,
ये हमें मिलता है डायरेक्ट अप्रोच में। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज हम टीच कर रहे हैं उसको उसी भाषा में टीच किया जाता है। इसमें हम मदर टंग का यूज नहीं करते, ना ही इसमें हम कोई बाइलिंगुअल मेथड का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच में जो मान लो सपोज करो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हमारी टारगेट लैंग्वेज भी इंग्लिश ही होगी। तो डायरेक्ट अप्रोच यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग डज नॉट एम्फेसाइज। लर्निंग के लिए जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो स्टूडेंट्स क्या एम्फेसाइज नहीं करती, किस चीज़ पर जोर नहीं देती। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, दैट ऑथेंटिक टास्क इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट शुड बी यूज्ड। नंबर 2, टीचिंग एज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द एनलाइटेंड टू द अनएनलाइटेंड। नंबर 3, दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स। और फोर्थ जो है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ नॉलेज रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है लर्निंग के लिए वो एम्फेसाइज नहीं करती है इस बात पर कि लर्नर्स जो हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने स्वयं के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स। आई अगेन रिपीट, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग does not emphasize that learners construct knowledge for themselves. So option 3 is our answer. Now our next question students, a learner centered class should not be one where, कि एक learner centered class है should not be one, वो कैसी नहीं होनी चाहिए जहाँ। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, the learner should do the given exercise silently as silence is better for learning to occur. Number 2, the learner's personal views and feelings are taken into consideration. Number 3, the learners are intrinsically interested and are inclined to explore. Number 4, the teacher acts more as another participant in the learning process. So students, a learner-centered class should not be one where the learners are intrinsically interested and are inclined to explore. Or option 3 is the correct answer. Now our next question students, a method is a body of dash that a teacher adopts in the teaching learning process. अब बात आती है कि मेथड क्या है। A method is a body of dash, ये मेथड एक बॉडी ऑफ डैश है that a teacher adopts, जो कि एक अध्यापक अडॉप्ट करता है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जो उसका पढ़ाने का है, सीखने का है, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें अडॉप्ट करता है। तो यहाँ पर बात आती है कि मेथड क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 टेक्निक्स, नंबर 2 नॉर्म्स, नंबर 3 पॉइंटर्स, नंबर 4 प्रिंसिपल्स। सो स्टूडेंट्स, अ मेथड इज ए बॉडी ऑफ टेक्निक्स। मेथड जो है एक बॉडी ऑफ टेक्निक्स है, तकनीकों की बॉडी है। दैट अ टीचर अडॉप्ट्स, जो टीचर अडॉप्ट करता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 टेक्निक्स। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अंशु इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड हर क्लास सीम्स टू बी नॉइजी, शी इज प्रोबेबली। अंशु इंग्लिश पढ़ा रही है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को और उसकी जो कक्षा जो है ऐसा लगता है जैसे मान लो शोर मचाती हुई दिखाई देती है और उसकी क्लास में जो है शोर होता है। शी इज़ प्रोबेबली, वो क्या कर रही है। नंबर 1 टीचिंग ए क्राउडेड क्लास, कि वो एक बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ी वाली क्लास को पढ़ा रही है। नंबर 2 नॉट एबल टू मैनेज द क्लास, कि वो क्लास को संभाल नहीं पा रही है। नंबर 3 नॉट बॉदर्ड अबाउट द नॉइज, कि उसको शोर की परवाह नहीं है। और या वो ग्रुप वर्क करवा रही है क्लास में। तो जैसे मैंने भी आपको क्वेश्चन समझाया कि अंशु 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ा रही है और उसी क्लास में शोर होता दिख रहा है, तो वो क्या कर रही है। तो स्टूडेंट्स वो क्लास में ग्रुप वर्क करवा रही है। और जब स्टूडेंट्स क्लास में ग्रुप वर्क करते हैं तो आपस में डिस्कशन होता है तो नॉइज भी होगी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, हैविंग ग्रुप वर्क।
In a constructivist classroom, while teaching a poem, which of the following is not ideal? एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में while teaching a poem, पोएम पढ़ाते वक्त which of the following is not ideal? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदर्श नहीं है, यानी वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो जब भी कोई कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हो और उसमें पोएम पढ़ाई जा रही हो तो कौन सी चीज़ यहाँ पर आइडियल नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, लर्नर्स में फाइंड आउट ऑन देयर ओन अबाउट द पोएट। जो सीखने वाले हैं वो अपने आप पता लगा सकते हैं पोएट के बारे में, तो ये स्टूडेंट्स जो है आइडियल है। उसके बाद हम नंबर 2 देखते हैं, लर्नर्स शुड बी एबल टू डिस्कवर द आइडियाज़ एंड मीनिंग ऑफ द पोएम, कि लर्नर्स को जो है आइडियाज़ को डिस्कवर करना चाहिए और पोएम के मीनिंग को भी डिस्कवर करना चाहिए। थर्ड है, वाइल टीचिंग, पढ़ाते वक्त अ टीचर शुड फर्स्ट गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, कि अध्यापक को सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, ये भी एक आइडियल थिंग है। फोर्थ, द पोएम डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट इन द बिगनिंग, कविता में जो है शुरुआत में पोएट की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी जो है आइडियल थिंग है। तो नॉट आइडियल है जो स्टूडेंट्स वो है, लर्नर्स शुड बी एबल टू डिस्कवर द आइडियाज़ एंड मीनिंग ऑफ द पोएम, ये जो ऑप्शन 2 है ये जो है नॉट आइडियल है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एटिमोलॉजी इज, एटिमोलॉजी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कि ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज का विज्ञान है, भाषा के अध्ययन का विज्ञान है। नंबर 2, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि ये शब्दों के अर्थ का विज्ञान है। नंबर 3, साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, कि वो शब्दों की उत्पत्ति को जानने का विज्ञान है। और फोर्थ है वो साइंस ऑफ पेडागोजी है, कि वो शिक्षण शास्त्र का विज्ञान है। तो स्टूडेंट्स एटिमोलॉजी है वो है साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूज ओनली इंग्लिश टू टीच साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, व्हाट अप्रोच डू दे अडॉप्ट? टीचर्स इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल में अध्यापक यूज ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, टू टीच साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, कि जब भी वो साइंस पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसमें वो इंग्लिश का ही यूज करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। तो वो कौन से अप्रोच को जो है अडॉप्ट करते हैं ये हमसे पूछा गया है कि कौन सा आयाम वो अडॉप्ट करते हैं। नंबर 1 इमर्सन, नंबर 2 मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, नंबर 3 बाइलिंगुअलिज्म और नंबर 4 मल्टीलिंगुअलिज्म। तो स्टूडेंट्स ये जो अध्यापक हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो इंग्लिश का प्रयोग करते हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स पढ़ाने में, वो जिस अप्रोच को यूज़ करते हैं उसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ऑप्शन 2 मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।